लर्नर्स, देखो केवीएस एग्जाम आपके मिड फरवरी में होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, केवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सबको हम लोग 1 बाय 1 देखना स्टार्ट करते हैं। अब वो चाहे पेडागोजी हो या फिर आपकी जनरल हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, ईवीएस, व्हाटएवर, जो भी टॉपिक्स है सबको हम लोग सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो पेडागोजी में सबसे पहला है आपका वृद्धि एवं विकास, इट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो हम सबको एक रफली आइडिया जरूर है क्योंकि हमने सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान, चाहे जब हम लोग बीएड में इनरोल्ड थे, तो हमने इसके बारे में बहुत हद तक जाना है। तो सारा टॉपिक तो कहीं ना कहीं हमें पता होगा कि किसमें क्या पूछेगा, तो हम लोग एक तरह से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इसके बाद एमसीक्यू में, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो पहला क्वेश्चन, वृद्धि क्या है, यानी कि व्हाट इज ग्रोथ, वृद्धि होती क्या है। तो देखो इसका आंसर क्या है, कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि। हर पॉइंट को 1 बाय 1 देखो, बहुत ही आराम से क्लियर होता जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है कि कोशिकाओं की मात्रात्मक वृद्धि, मात्रात्मक, जिसमें बच्चों की शारीरिक संरचना का विकास होता है। इट मीन्स कि एक ऐसा मेजरमेंट जहां पे बच्चे की चीजों को मेजर कर सकते हैं, यानी कि उनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो कहलाती है वृद्धि, जो हमें दिखती है। जैसे हम लोग बच्चों की हाइट को मेजर करते हैं, उनके वेट को मेजर करते हैं, आईक्यू लेवल, ये सब चीजें क्या होती है, मेजर की जा सकती है, मापी जा सकती है। और ये जो होता है वो मात्रात्मक होता है। तो जहां पर भी ये सब चीजें आए, मात्रात्मक है, शारीरिक संरचना का विकास की बात आए, तो वो कहलाएगी हमारी वृद्धि। क्लियर है। इंग्लिश में देखो, इंक्रीज इन साइज, साइज का बढ़ना, लेंथ, लेंथ का बढ़ना, हाइट एंड वेट, और चेंजेस इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। आया ना वर्ड क्वांटिटेटिव, यानी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटी में है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल, यानी एक पार्टिकुलर इंसान या फिर एक ऑर्गेनिज्म की वैसी चीजें जिसको इंसान मेजर कर सकता है, बच्चों की चीजों जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो हमारी कहलाती है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आपका कथन से रिलेटेड है। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। अभी हमने जाना कि कोशिका में जहां वृद्धि होती है, यानी हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर की बात हो, सेल्स की बात हो, यहाँ जहाँ पे वृद्धि होती है तो वो कहलाती है अभिवृद्धि, यानी ग्रोथ कहलाता है। यह कथन किसका है, तो ये कहा है फ्रैंक ने। क्लियर है। अब जब हमने वृद्धि जाना तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि विकास क्या होता है। अगला क्वेश्चन, विकास क्या है। देखो, जीवन पर्यंत चलने वाली बहुमुखी प्रक्रिया, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ो। जीवन पर्यंत यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जो पूरी जिंदगी चलता है, और वो जन्म से पहले से स्टार्ट होती है और हमारे जीवन की आखिरी सांस तक चलने वाला एक प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता है, एक सतत प्रोसेस होता है। क्लियर है। तो जीवन पर्यंत चलने वाली बहुमुखी प्रक्रिया जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बहुमुखी प्रक्रिया का अर्थ ही होता है जहां पे बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हर एस्पेक्ट में, हर फील्ड में, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, है ना, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, व्हाटएवर। तो ये चीजें कहलाती है विकास। क्लियर है। इंग्लिश में देखो, हर वर्ड को तोड़ते हुए पढ़ो तो बहुत आराम से समझ में आएगा। डेवलपमेंट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डरली प्रोग्रेस। देखो यहाँ पे वर्ड आया ऑर्डरली, यानी कि ऑर्डर में होता है, एक सीरीज है, एक क्रमिक श्रृंखला है, सीक्वेंस चेन है। समझ में आ रही है बात। जैसे कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो क्या होता है, शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी पीरियड, उसके बाद आता है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड पीरियड, देन एडोलेसेंस पीरियड यानी कि किशोरावस्था, फिर आपकी आती है प्रौढ़ावस्था एंड देन वृद्धावस्था। तो सब कोई क्या होता है, एक सीक्वेंस में ही चलता है। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चे अभी बाल्यावस्था से अचानक से छलांग मारकर वृद्धावस्था में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है। विच इम्प्लाइज क्वालिटेटिव। देखो हमने वृद्धि के बारे में जाना था कि वो क्वांटिटेटिव होता है, यानी कि इट कैन बी मेजर, उसको मापा जा सकता है। बट जो डेवलपमेंट है दैट इज क्वालिटेटिव, इसमें गुणात्मक या व्यवहारात्मक जो होता है, बिहेवियर का परिवर्तन होता है। एंड ऑलराउंड या ओवरऑल डेवलपमेंट,
सेम थिंग कि इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो सोशल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, है ना, हर एस्पेक्ट में, मोरल हो, ये इन तरह से होता है। अभी हम लोग कथन से रिलेटेड एक पॉइंट देखते हैं। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? तो पहले हम लोग कथन बताते हैं कि कथन जो है वो अरस्तु ने दिया। ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। अब यहाँ से एक वर्ड आया आंतरिक एवं बाह्य कारण। इससे बात पता चली ना कि विकास के लिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स बराबर बराबर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। मतलब कि कुछ चीजें आंतरिक तौर पर भी विकास को प्रभावित करती हैं और कुछ फैक्टर्स बाहरी तौर पर। क्लियर है? देखो, वर्ड भले कम होगा लेकिन इससे बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि सब हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। सीटेट में तो पढ़ा है, उसके बाद ही हम लोग केवीएस में आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है आंतरिक एवं बाह्य कारण। अब आंतरिक क्या होता है? आंतरिक हमारी अंदर की जो क्षमता होती है उस पर डिपेंड करता है। बाहरी फैक्टर्स हो गया जैसे इन्वायरमेंट पे डिपेंड। आंतरिक हो गया जैसे हमारे आनुवांशिकता, माता पिता से जो जीन के थ्रू हमें मिला उस पर डिपेंड की। और बाहरी कारण क्या हुआ? जैसे हम जिस माहौल में, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, मेजर रोल होता है हमारे डेवलपमेंट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है कि विकास प्रारंभ होता है। विकास प्रारंभ होता है यानी कब से स्टार्ट होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व यानी कि बर्थ से पहले से स्टार्ट होता है और जीवन के अंतिम चरण तक चलने वाला एक प्रोसेस है। तो ये कई बार यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है कि कब से स्टार्ट होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था है। क्लियर है? अगला देखो, अगला आपका सिद्धांत से रिलेटेड है। तो सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, विकास के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत क्या है। देखो, ये सारा का सारा थ्योरीज है। थ्योरीज से आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारा थ्योरीज क्लियर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो ऑटोमेटिक हम कहीं ना कहीं से उसको बना लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास के सिद्धांत में पहला क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, वर्ड ही इस चीज को डिफाइन कर रहा है। निरंतर का अर्थ ही होता है कंटिन्यूअस, लगातार। नाम से समझ में आ रहा है कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है, और यह अचानक नहीं होता, यानी कि कोई भी विकास सडन नहीं होता है, आकस्मिक नहीं होता है। सबका एक सीक्वेंस बना है, वो क्रम में चलता है, सीरीज में चलता है। क्लियर है? अगला है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी, यानी कि प्रत्येक इंसान आपस में भिन्न होते हैं। हम सब जानते हैं, हम लोग जो हैं, हमारे घर में जितने भी भाई बहन हैं, हम सब कहने को तो सेम माता पिता की संतानें हैं, लेकिन हमारे जो विकास का दर है वो अलग अलग होता है ना। कोई बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कोई बहुत नाटा रह जाता है, कोई मोटे हो जाते हैं, किन्हीं की आईक्यू लेवल अलग होती है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। बिहेवियर में, मतलब समाज में किस तरह से बिहेव करते हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थॉट्स होते हैं, सबके सोचने की क्षमता अलग होती है। तो वही कह रहा है कि व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है। फिर भी विकास क्या कहता है कि व्यक्ति के विकास की गति एवं दिशा भिन्न होती है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है परिमार्जिता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि व्यवहार का सही दिशा में परिमार्जन कर विकास किया जा सकता है। मतलब कि बच्चे के बिहेवियर को हम अगर सही डायरेक्शन में देते हैं तो हम उसका विकास कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। अब ये कैसे है? देखो, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामक है, मतलब बात बात पे चिड़चिड़ा है, गुस्सैल है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कोई ना कोई स्ट्रेस है, किसी ना किसी बात के लिए वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, तभी वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है, चाहे वो अपनी फैमिलीज के इश्यूज़ को लेकर या किसी भी अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर। तो हम लोग एज अ टीचर क्या कर सकते हैं, उनको कोई स्पोर्ट में लगा सकते हैं, ठीक है, या तो कोई डांस में, इस तरह से जहाँ पे उसकी एनर्जी वेस्ट हो, सही डायरेक्शन में वेस्ट हो। तो ये क्या होता है कि परिमार्जन किया हमने, उसकी उस एनर्जी को सही जगह पे ट्रांसफर किया, तो जिससे क्या हुआ, उनका कहीं ना कहीं जो जितना भी उनके अंदर का गुस्सा था या जो भी फ्रस्ट्रेशन लेवल था वो सारा का सारा वहाँ निकल गया, है ना। तो इसी को कहते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया, यानी जनरल टू स्पेसिफिक। देखो, हरलॉक एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो विकास की प्रतिक्रियाएं होती हैं वो विशिष्ट से सामान्य की ओर होती हैं। विशिष्ट से पहले, यहाँ पे पहले छूट गया है, विशिष्ट से पहले सामान्य होती है, मतलब कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती हैं, जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाती हैं। और ये हर बच्चों में सेम है, चाहे वो हम इंडिया के बच्चे की बात करें, चाहे अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश कोने के बच्चों की बात हो, सबका सेम होगा।
जैसे क्या होता है, छोटे छोटे जो टॉडलर्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट बच्चे, वो क्या करते हैं, वस्तु को पहले मुंह में रखते हैं ना, उसके बाद क्या करेंगे, उसमें क्लैरिफाई यानी कि करेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ नहीं रखनी है, फिर खाने वाली चीज़ों को रखेंगे। इस तरह से उनको टेस्ट पता चलता है और धीरे धीरे वो खाना सीख जाते हैं। और ये हर के साथ है, हमारे साथ भी हुआ होगा। ठीक है, अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत। नाम से ही देखो, मस्तिष्काधोमुखी यानी पहले मस्तिष्क का काम हो रहा है, फिर नीचे की ओर, है ना। तो कह रहा है कि पहले सर का विकास होता है, फिर पैर का, यानी कि जो विकास का क्रम है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। और ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता भी है कि विकास के चरण में सबसे पहले किस चीज का विकास हुआ। तो यहाँ पे हमारा होता है पहले सर का विकास और फिर धड़ का यानी कि पैर का विकास होता है। क्लियर है। अगला देखो, नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नाम से ही हो रहा, सब जितने भी सिद्धांत विकास के जितने भी आयाम है यानी जितने भी टाइप्स के विकास है, सब आपस में संबंधित होते हैं। सभी विकास आपस में संबंधित होते हैं। यानी अगर बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका शारीरिक विकास होगा, और जितने भी विकास है शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक, सब आपस में संबंधित होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है उसका सिद्धांत में वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया, यानी कि जो विकास है वो वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और वातावरण दोनों के इंटर रिलेशन पे डिपेंड करती है। यानी कि उस पर हेरिडिटी यानी इन्वायरमेंट का मेजर रोल होता है। अगर सपोज करो हमें हेल्दी पेरेंट्स के थ्रू अच्छे मतलब हमारा सब कुछ मिला, सही से सब कुछ है, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी गलत है, मतलब दूषित इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा विकास इफेक्टिव होगा। ठीक है। हेल्दी पेरेंट्स के हेल्दी चाइल्ड होने के बावजूद अगर सोसाइटी या माहौल या परिवेश सही नहीं है तो विकास प्रभावित होता है। इसलिए कहा जाता है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर डिपेंड करता है एक बच्चे का विकास। क्लियर है। तो ये था विकास के कुछ सिद्धांत। तो अब क्वेश्चन अगर पूछेगा कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह कौन सा सिद्धांत है, तुरंत हम बता सकते हैं कि यह निरंतरता का सिद्धांत है यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो कहता है कि विकास हमेशा चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसका है। तो अभी हमने जाना कि यह भी आपकी व्यक्तिगतता जो सिद्धांत है उससे रिलेटेड है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते, ठीक है, लेकिन सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है ना। बाल्यावस्था जो भी आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, तो ये आपका सीक्वेंस में सीरीज में यह कथन है गेसेल का। क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो गेसेल का कहना है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो, विकास का उद्देश्य क्या है यानी कि पर्पस क्या है, मोटिव क्या है। तो इसका मोटिव होता है समायोजन स्थापित करना यानी कि एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो यह कहना है स्किनर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विकास की क्रिया सर से आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। यह सिद्धांत क्या है। तो अभी हमने जाना कि इसको कहते हैं मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि सिचुएशन बेस्ड है। क्वेश्चन है कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक बौद्धिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि एक विकास में अगर पीछे रहा तो ऑटोमेटिक सारे विकास में पीछे हुआ। तो ये कहना है परस्पर संबंध का सिद्धांत, क्योंकि परस्पर संबंध का सिद्धांत ही कहता है कि सारे विकास आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास के आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये है जॉन डोनाल्ड मिलर। यहाँ पे पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट का अर्थ क्या होता है, किसी रिस्पॉन्स यानी किसी प्रतिक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना। यानी हम एक ही चीज़ों को जितनी बार दोहराते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक हमारे कहीं ना कहीं एक नेचर बन जाएगा, वो ऑटोमेटिक हम उस चीज़ को ग्रैस्प कर लेंगे, उस पर हमारी पकड़ बन जाती है। क्लियर है। इसलिए हम लोगों को बच्चों को हम लोग क्लास में एज ए टीचर हमें बताया भी जाता है कि बच्चों को जितना ज़्यादा हो सकता है पॉजिटिव पुनर्बलन दिया जाए, जिससे वो पढ़ने के लिए मोटिवेटेड होंगे। ठीक है। देखो जी, इतना पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमें विकास और वृद्धि यानी इन दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और हम आराम से इसके बारे में डिफरेंस बता सकते हैं, है ना। फिर भी हम लोग इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। देखो यहाँ पे एक बना हुआ है चार्ट के थ्रू, वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। देखो, वृद्धि आपकी एक एकाकी प्रक्रिया है, जबकि विकास बहुआयामी प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पे हर एक क्षेत्र में विकास होता है। ठीक है। वृद्धि एक टाइम पर रुक जाती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। अगला,
वृद्धि को परिपक्वता होते ही रुक जाती है, यानी कि मैच्योर होते ही रुक जाती है। जैसे हमारे दांत कितने 32 इतना होते ही ऑटोमेटिक रुक जाते हैं। अब किसी का इससे ज़्यादा तो नहीं होता है। 206 हड्डियाँ, एक अडल्ट की 206 हड्डियाँ होती हैं, रुक गई। हाइट वेट नहीं, हाइट, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक टाइम पर मैच्योर्ड होते ही रुक जाती हैं। लेकिन जो विकास है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखो वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, क्योंकि कुछ ही सिर्फ शारीरिक और मानसिक तक ही इसका क्षेत्र सीमित है, जबकि विकास स्वयं में विस्तृत होता है। ठीक है, अगला देखो, वृद्धि क्या एक भौतिक परिवर्तन है जिसको मेजर कर सकते हैं। जैसे बच्चों की हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को पाउंड या केजीज में मेजर कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो विकास है वो एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसको मापना कठिन होता है, बहुत कठिन है। इसको हम लोग बस फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे संवेग को हम फील कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होते हैं हम लोग, कोई चीज़ को ऐसा चीज़ देख लेते हैं तो डर का माहौल बन जाता है। एग्जाम को देखकर हम लोग होता है ना, डर हो जाते हैं, चिंता होती है, तो ये सब चीज़ एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है हमारा। तो इन सब चीज़ों को हम बस फील कर सकते हैं जो हमारे संवेगात्मक या हमारे मानसिक विकास से जुड़ा होता है। देखो उसी के साथ साथ वृद्धि क्या है, उसमें व्यक्तिगत विभेद होता है, यानी कि प्रत्येक बच्चे की वृद्धि समान नहीं होती है, लेकिन विकास दर में अंतर होते हुए भी उसमें समानता पाई जाती है। तो ये था वृद्धि और विकास से बेसिक डिफरेंस। अब ये किन चीज़ों से प्रभावित होता है, यानी कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो मोटा मोटी हम लोग खुद से आइडिया लगा सकते हैं। देखो पहला फैक्टर क्या है, वंशानुक्रम, यानी कि जेनेटिक। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स, मतलब कि माता पिता के द्वारा जो बच्चों में ट्रांसफर होती है, उससे हमारा जो विकास है वो भी प्रभावित होता है। अब पूछो कैसे, देखो दो टाइप से होता है, फेनोटाइप एंड जेनोटाइप। तो जेनोटाइप क्या हुआ, जो डीएनए के थ्रू ट्रांसफर हुआ। फेनोटाइप जो हमें दिखता है, तो माता पिता से क्या हुआ, हाइट, वेट, आइज का कलर, है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब माता पिता में कोई ऐसा डिफेक्ट रहा, उनमें कुछ उनके गुण या अवगुण जो उनका हमारा सीधा सीधा असर देखने को मिलता है। हम लोग कहते हैं ना कि फला ये देखो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपने पापा पे गया है, ये तो डिट्टो अपनी दादी की तरह दिखता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि जीन के थ्रू बच्चों में ट्रांसफर होती है ये चीज़ें। हमारा हाइट, ये वो जो होता है ना, हम लोग फिजिकली स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं हम लोग अपने माता पिता से मैच करते हैं, मेल खाते हैं। तो अब अगर माता पिता हेल्दी होते हैं, ऑटोमेटिक बच्चे भी हेल्दी उनके चांसेस हैं। लेकिन अगर माँ या पिता या उनके परिवार में किसी में कोई तरह का बीमारी है या किसी तरह के विकार हैं, तो चांसेस होते हैं मोस्ट प्रोबेबली कि बच्चे में भी वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, है ना। जैसे कि डायबिटीज़ अगर किसी को है तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ सकती हैं। तो इसलिए कहा जाता है वंश पे भी डिपेंड करता है, मतलब हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, जैविक कारक, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स। जैविक कारक में क्या है, शारीरिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं या बीमार होते हैं, ऑटोमेटिक उनका विकास क्या होगा, उनके विकास का जो क्रम है वो धीमा हो जाएगा, उनकी गति धीमी हो जाएगी। या कुछ अगर शारीरिक संरचना यानी फिजिकल स्ट्रक्चर में कमी है, कुछ बच्चे होते हैं ना, शॉर्ट होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, इस तरह से, तो कहीं ना कहीं उनका मजाक बनता है तो वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से उनका विकास भी रुक जाता है, या कभी कभी हार्मोन्स की कमी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरणीय कारक, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में दो बातें आती हैं, बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद। तो जन्म से पहले और ऑब्वियस सी बात है, माता पे डिपेंड करेगा कि जो माँ है उनका शारीरिक यानी फिजिकल हेल्थ कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसा है, या फिर उन्होंने अपने प्रेगनेंसी पीरियड में किस तरह से उन्होंने प्रॉपर डाइट प्लान किया था कि नहीं, एक्सरसाइज किया या नहीं, डिलीवरी किस तरह से हुई, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। समझ में आई बात। और जन्म के बाद डिपेंड करता है कि परिवार का वातावरण कैसा है, यानी कि जिस भी बच्चे जिस भी परिवार में आए वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक सिचुएशन कैसा है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। उसके साथ साथ कुछ शारीरिक फैक्टर्स हैं, यानी फिजिकल फैक्टर्स। जो बच्चे अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, मतलब एक बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं जिसमें प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, है ना, मिनरल्स हो, आयरन्स हो, तो वैसे बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होगी, अदरवाइज रुक जाएगी। उसी तरह से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं कुछ बच्चे, व्यायाम करते हैं, उनका एक प्रॉपर डाइट होता है, डेली रूटीन होती है, तो वैसे बच्चे बहुत जल्दी डेवलप करते हैं, उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उसके साथ देखो प्रेम और सुरक्षा की भावना जिन बच्चों को मिलेगी, ऑब्वियसली बात उनका विकास बहुत तेज़ी से होगा, नहीं तो वो बहुत डरे डरे रहेंगे। ठीक है, फिर है आपकी बुद्धि भी डिपेंड करती है। जिन बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी होती है, यानी उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब चीज़ों को बहुत जल्दी
कैच करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्लास में या फिर और भी समाज में हर जगह पे वाहवाही बटोरते हैं, तो जिसकी वजह से उनका विकास तेज होता है। फिर है लिंग। लिंग पे भी डिपेंड करता है। बहुत सारी लड़कियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कुंठा के शिकार हो जाती है, डिप्रेस्ड होती हैं, तो उसकी वजह से उनका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, होता है ना, तो इस वजह से उनका विकास भी रुक जाता है। लेकिन जिन लड़कियों को मौका मिलता है आगे पढ़ने का, या जिन लड़कों को मौका मिलता है बहुत कुछ कर जाने का, वो ऑटोमेटिक उनका डेवलपमेंट होगा। जैसे अभी मुझे मेरे घर वालों से मौका मिला, तभी तो इस पोजीशन पे हूँ कि आप लोगों को पढ़ा पा रही हूँ। कुछ भी भले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो आप ही बताओगे, बट एटलीस्ट मुझे मेरे पेरेंट्स ने मौका दिया, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से कैच करा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात यह है कि जिन बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा हर फील्ड में, वो ऑटोमेटिक उनका डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? चलो बस हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विकास के कितने पक्ष होते हैं? तो इसके 5 पक्ष होते हैं, है ना। गर्भावस्था हो गया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 5 पक्ष हैं, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है पिनियल ग्रंथि से किसका विकास होता है? तो इससे मस्तिष्क का, पिनियल ग्रंथि क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड में होती है, वहां से मस्तिष्क का विकास होता है। और लास्ट क्वेश्चन है दांत निकलना किसका द्योतक है? तो ये आपका अभिवृद्धि यानी कि ग्रोथ का है। दांत निकलता है बच्चों का, फिर एक टाइम पे आके रुक जाता है, फिर एक टाइम पे आके गिर भी जाता है, तो ये चीजें होती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग वृद्धि और विकास से रिलेटेड कंसेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे, अब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा उसको उसका थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। अदरवाइज जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQ लगाएंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ हम लोग और भी अदर सब्जेक्ट जो आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी फोकस करते हैं। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इंकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।